हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा चैप्टर नंबर 14 जो हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि टेक्निकल है, लॉजिकल है, और आप इसको डायरेक्टली रट्टा लगा के तो बिल्कुल नहीं जा सकते कि भाई लाइन टू लाइन पढ़ लिया, लाइन टू लाइन एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, हो गया। ऐसा होगा नहीं। कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू आएंगे और आपको सोचना पड़ेगा आंसर करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात हो रही है उसमें मैं आपको समझा दूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। एक एक्सिस पे प्रोडक्ट्स है जो कंपनी बनाती है, दूसरी एक्सिस पे है वो मार्केट जिसमें कंपनी कॉम्पीट कर रही है, ठीक है। अब आपको ना थोड़ा इजी वे में समझना हो तो आप इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो। यूजुअली क्या होता है कि हम ये जो पॉइंट होता है इसको ओरिजिन मानते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस देखते हैं, यहाँ से वाई एक्सिस देखते हैं, सही है। बट जैसा ये डायग्राम प्रेजेंट किया हुआ है ये इन्वर्टेड है, तो आप इस पॉइंट को ओरिजिन मानो जो मैंने मार्क किया है। यहाँ से एक एक्सिस, यहाँ से एक एक्सिस, तो मे भी समझने में आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। आपको ये समझना है कि हम जब यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वी आर मूविंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू न्यू। सेम गोज फॉर द वाई एक्सिस, एग्जिस्टिंग टू न्यू, ठीक है। समझ आ गया? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एग्जिस्टिंग क्या और न्यू क्या, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेस जिसके बेसिस पे हम कॉम्पीट कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग मार्केट या न्यू मार्केट जिसमें हम एंटर करना चाहते हैं। तो एक तरफ प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ मार्केट है, हमें इस तरीके से यहाँ पे चलना होगा, ठीक है। इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो समझ लेते हैं। देखो, आप एक्सिस पे दो चीज़ों को लिंक करते जाओ। पहले तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब ऐसा है कि जिस मार्केट में सपोज मैं इंडिया मेरा मार्केट है, और इंडिया में भी अभी हम रीजनली स्टेट वाइज नहीं जा रहे, या अगर स्टेट वाइज जाना भी है तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं गुजरात में रहता हूँ, तो मेरा मार्केट अभी, मेरा बिजनेस जो है वो गुजरात में चल रहा है, और हम गुजरात के बाहर आउटर स्टेट में सेल नहीं करते। गुजरात के सारे सिटीज़ में और लोकल टाउन्स में हम मैक्सिमम जगह अपनी रीच को पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं और कर ही रहे हैं, तो वो तो चल ही रहा है। अब जो मेरा मार्केट है गुजरात स्टेट, दैट इज़ द एग्जिस्टिंग मार्केट। अच्छा, और जो मेरा प्रोडक्ट बेस है वो प्रोडक्ट बेस भी मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। मतलब जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ, चाहे वो खाने पीने के फूड प्रोडक्ट्स हों। अच्छा, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं अपने वेफर्स का। मैं यहाँ गुजरात में अपने यहाँ बालाजी वेफर्स करके, जैसे लेज और ये सब आप कुरकुरे खाते हो, वैसे बालाजी बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ पे लोकल, और गुजरात का ब्रांड है और बरसों से है यहाँ पे, ठीक है। अब बालाजी वेफर्स स्टार्टिंग से उनकी पॉलिसी ये थी कि दे वर टारगेटिंग द सिटीज़ एंड विलेजेस ऑफ गुजरात। तो उन्होंने अपनी पहले टेरिटरी रखी कि हम गुजरात में बिजनेस करेंगे और यहाँ पे अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आगे का सोचेंगे। तो मार्केट वही है उनका गुजरात, और उनके पास प्रोडक्ट्स भी वही है, मतलब 5-6 टाइप के वेफर्स के फ्लेवर्स हैं जो वो लोग बेचते हैं। तो अभी वो नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, नए मार्केट में नहीं जा रहे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही काम कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर उनको ग्रो करना है, प्रॉफिट डेवलप करना है, क्योंकि बात हो रही है ग्रोथ मैट्रिक्स की। तो देखो, अगर मुझे पता है कि मेरा कस्टमर बेस और मेरा मार्केट यही है और मेरे प्रोडक्ट्स भी यही रहने वाले, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे हो, मतलब जो मार्केट का शेयर है ना, मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दैट स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेके अपना बेस और ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है, और ज़्यादा इंक्रीज कर देना कि सबसे ज़्यादा कस्टमर मेरे हो जाए। तो दैट इज़ द मार्केट पेनिट्रेशन। तो पूरा मार्केट का शेयर मैं कैप्चर कर लूँ, ऐसी अगर मैं सोच रख के काम करता हूँ तो उसको हम मार्केट पेनिट्रेशन बोल सकते हैं। आया, ये क्लियर हुआ? तो ये चीज़ यहाँ पे है पहली स्ट्रैटेजी में जो मैंने आपको बोला, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उस हिसाब से हम ये चीज़ समझते हैं कि आगे और क्या स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगर लेना हो तो इसमें से हम कोई भी कॉम्बिनेशन पे बात कर सकते हैं। मैं वो कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग मार्केट में ही काम करेंगे। जैसे हम गुजरात में हैं तो हम गुजरात में ही बिजनेस करेंगे और अभी तक उसी में करते आए हैं, बट हम कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अब मैंने वेफर्स का एग्जांपल लिया, तो आप उसमें देखते हो टोमेटो फ्लेवर आता है, क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर आता है, मैजिक मसाला फ्लेवर आता है, तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बालाजी वाले ने नया फ्लेवर निकाला, पिज़्ज़ा फ्लेवर, ठीक है। वेफर्स में पिज़्ज़ा फ्लेवर या पानी पूरी फ्लेवर, ऐसा कुछ उसने लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो उसने अपना कस्टमर बेस वही रखा है गुजरात, मतलब जो एग्जिस्टिंग
मार्केट बेस है, जो लोग ऑलरेडी बालाजी वेफर्स को जानते हैं और खाते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में वो नया फ्लेवर लॉन्च कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी स्ट्रैटेजी होगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। उसे अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है उसी मार्केट में जिस मार्केट में वो ऑलरेडी है। आया है समझ में? तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट विच इज़ नाउ अवेलेबल, और कोशिश यही करेगा कि अब जहाँ जहाँ पे उसके बाकी के फ्लेवर्स ऑलरेडी ऑन द काउंटर सेल हो रहे हैं, वहाँ वहाँ पे वो अपना नया फ्लेवर पहुँचा दे। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि यार बहुत हैवी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा? देखो, मैं अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिवली सोचूंगा ना, तो मैं अपनी ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा ले सकता हूँ। ऑलरेडी आई हैव अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट इन विच आई एम डीलिंग। मुझे मालूम है कि गुजरात के 90% फूड स्टॉल्स पे, स्टोर्स पे, बेकरीज पे, हर जगह मतलब FMCG स्टोर्स में मेरा वेफर पहुंचा हुआ है और अभी भी अवेलेबल है, हाईवेज पे, रेस्टोरेंट्स, सब जगह। तो मुझे और कुछ नहीं करना है, उन्हीं को गुड सप्लाई करते टाइम एक नया फ्लेवर जो है उसके पैकेट्स भी थोड़े थोड़े पहुंचा देने हैं। और जहाँ पे वो आगे मेरे बाकी के फ्लेवर्स रखता है वेफर्स के, वहाँ पे वो ये नया पिज़्ज़ा फ्लेवर भी अगर ऊपर रख दे, तो गारंटी है बालाजी का नेम जो है वो देख के पब्लिक उसको कंज्यूम करेगी। तो ये चीज़ हमें पता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग क्यों करूँ? तो कितनी बार प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हो सकता है कंपनीज़ को मार्केटिंग की ज़रूरत ना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट नया डेवलप करते हैं जिसमें उनको ऐसा लगे कि एक बार थोड़ा बहुत पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ पहुंचा देते हैं, एक मैसेज, ताकि वो जब अगली बार वेफर खरीदने जाए तो उनको याद रहे कि हमने बालाजी का ऐड देखा था कि नया फ्लेवर भी आया है, तो चलो ये ट्राई करते हैं ना, ऐसा कुछ। तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स में ऐड, कहीं पे होर्डिंग्स लगवा देना, टीवी पे ऐड चलवा देना, ऐसा रेडियो पे ऐड करवा देना, ऐसा कुछ करके भी उस प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जा सकता है कि भाई बालाजी वेफर्स नाउ अवेलेबल इन दिस फ्लेवर, नाउ अवेलेबल इन दैट फ्लेवर, ऐसा कुछ करके। कोई आइसक्रीम की कंपनी है, वाडीलाल है, हैवमोर है, अब यहाँ गुजरात में हैवमोर कंपनी लोकल है, काफ़ी पॉपुलर है। तो हैवमोर वाले ने आइसक्रीम का कोई नया फ्लेवर निकाला, रेड वेलवेट, ओरियो, ऐसा कुछ, तो वो उसकी मार्केटिंग करेगा, टीवी पे ऐड दिखाएगा, आपका खाने का मन करेगा। अगली बार आप आइसक्रीम वाले के जाओगे, उसको बोलोगे यार वो नया ओरियो फ्लेवर आया है ना, वो मुझे एक बार देना, ट्राई करना है। या फिर वो दुकान वालों को क्या करते हैं, स्टिकर्स पहुंचा देते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि भाई दुकान पे आप आइसक्रीम पार्लर में आप जाओगे तो आपको आजू बाजू आइसक्रीम के स्टिकर दिखेंगे। तो पता है जो भी न्यूली लॉन्च होते हैं ना, उनके स्टिकर्स बड़े बड़े लगे होते हैं, तो वो कोई खुद प्रिंट नहीं कराते, वो कंपनी वाले उनको देते हैं कि लगाओ यहाँ पे, और जो भी कस्टमर आएगा ना ऐसे लगाओ कि उसको पहले यही दिखना चाहिए, वो खरीदना कुछ और आए लेकिन ये लेके यही वाला जाना चाहिए। दैट शुड बी द आइडियोलॉजी। तो उसी को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को डेवलप करने की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, वही के वही फ्लेवर्स जो हम अभी तक बेचते आए हैं, वेफर्स के, आइसक्रीम के, पर हम नया मार्केट ढूंढ रहे हैं। मतलब कैसा हो रहा है कि गुजरात के बाहर जाके अब बालाजी वाले प्लान कर रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र भी कवर करना है। तो अगर वो महाराष्ट्र को कवर करना चाहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट, वो नया मार्केट डेवलप करना चाहते हैं। अब देखो वहाँ पे क्या इशू है कि महाराष्ट्र में बालाजी वेफर्स को कोई जानता नहीं होगा, शायद गुजरात वाले लोग जानते होंगे, बट महाराष्ट्र के जो प्रॉपर लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, और वहाँ का कोई लोकल प्रोडक्ट भी होगा जो इसको इतना ईजिली सेट नहीं होने देगा। तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग और एंडोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट हैव दैट हाई ब्रांड वैल्यू इन दैट मार्केट इटसेल्फ, और प्रोडक्ट भी आपके एग्जिस्टिंग ही है, आपको नए प्रोडक्ट नहीं ला रहे। तो उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए थोड़ा ब्रांडिंग, सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवाना, वो सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस और खर्चा करना पड़ सकता है। जगह जगह आपके ब्रांड का नाम दिखना चाहिए, गुजरात नंबर 1, गुजरात पॉपुलर ब्रांड सिंस 1985, सिंस 1987, ऐसा कुछ दिखना चाहिए जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करें कि हाँ ये गुजरात की कोई कंपनी है जिसका बहुत अच्छा नाम है, लोग ऐसा बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये लॉन्च हुआ है तो ट्राई करते हैं। नहीं तो लोग क्या समझेंगे, अरे कोई नई नई वेफर होगी, ऐसी वैसी छोटे, पता नहीं क्या टेस्ट होगा क्या नहीं होगा, अपने को खरीदनी ही नहीं। ठीक है, तो लोग उस पर फोकस ही नहीं करेंगे जब तक आप उनके माइंड में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं कर देते। ठीक है, क्लियर? और आखिरी केस जो इसमें बचा ना, वो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप एक साथ थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि एक तो आप नए प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, यूजुअली मतलब थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूँगा तो मैं पहले पायलट टेस्टिंग करूँगा, इनिशियल लेवल पे मैं वो प्रोडक्ट पहले अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे ट्राई करूँगा, क्योंकि उनके माइंड में मेरी ब्रांड वैल्यू अच्छी है,
वो मेरे 10 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे हुई या स्टार्टिंग में फीडबैक अगर अच्छा नहीं भी आया, तो वो मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद नहीं करेंगे। उनको उतना फेथ तो इतने साल में आ चुका है, तो उन पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। बट कोई नया कस्टमर नए मार्केट में पहली बार मेरा प्रोडक्ट ट्राई करे और वो प्रोडक्ट मेरे लिए भी नया प्रोडक्ट है, मैंने भी पहली बार बनाया है, तो वहाँ गलतियाँ होने के चांसेस तो है। तो रिस्क कितना बढ़ गया, एक बार कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस हो गया, आपका प्रोडक्ट वो दोबारा कभी नहीं खरीदेगा। आया है समझ में? ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है, इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पे एक कंपनी नए मार्केट में जाके नया प्रोडक्ट ट्राई कर रही है। अब वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो कैसे इस चीज़ को सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर बाकी कंपैरिजन में हाई है। क्लियर हुआ? तो ये है आपका पूरा एनसॉफ का ग्रोथ मैट्रिक्स, ये इसकी 4 स्ट्रैटेजी। अब इसमें मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल मुझे मिला था तो मैंने ऐड किया है, देख लेते हैं अगर इससे कुछ मैं आपको रिलेट करा सकूं। देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब मार्केट पेनिट्रेशन में उन्होंने बोला है कि आप ये कैसे कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं मार्केट में, उनमें अपना शेयर बढ़ा लो। अब मैकडी है तो सामने बर्गर किंग भी होगा, तो बर्गर किंग के कस्टमर को यहाँ लेके आने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्राइसिंग ऐसी रखो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, हैप्पी मील में वो टॉयज़ या ऐसा कुछ प्रोवाइड करो, सर्विस फास्ट रखो, ड्राइव थ्रू का मतलब है, इंडिया में भी ये इन्होंने काफ़ी जगह स्टार्ट किया है हाईवेज़ पे, और यूएस में तो बरसों से, मतलब आप मोबाइल ऐप से ऑर्डर प्लेस कर दो बिफोर कमिंग या कॉल कर दो, और जैसे ही वो स्टॉप आएगा, मतलब हाईवे पर जैसे टेक अवे काउंटर होता है वैसा है, आप सीधा अपनी गाड़ी अंदर लो लेन में, उसके काउंटर पे गाड़ी रोको, अपना पार्सल ले लो, गाड़ी में बैठ के, वो पिट स्टॉप होता है ना रेसिंग में, वैसा हो गया कि रुके, पार्सल लिया, निकल गए, गाड़ी पार्क करो, उतरो, ऑर्डर प्लेस करो, बैठो, बनाएगा, लेके आओ, खाओ, झंझट ही नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हो, तो वो है ड्राइव थ्रू। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपके सर्विसेज प्रीफर करेगी, क्योंकि उनका टाइम सेव होगा। वैसे ही उन्होंने बोला प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग मार्केट में नए प्रोडक्ट्स ट्राई करो। ठीक है, तो इसमें बोला है मैकालू टिक्की, मैक पिज़्ज़ा, मसाला ग्रिल, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने इंडिया में ट्राई की, ताकि एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग बर्गर तो खा ही रहे थे, बट बर्गर के अलावा और क्या, तो ये नए ऑफर्स आ सकते हैं। अब मार्केट डेवलपमेंट मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे अभी तक उनका प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे वो अपना प्रेजेंस सेम प्रोडक्ट्स के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो गया, दोनों चीज़ें आ गई, नया मार्केट, जैसे स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल दिया, और मैक कैफ़े, मतलब ये कॉफ़ी और वो सब स्टार्ट किया तो उसको मैक कैफ़े नाम दिया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस एक साथ भी अप्लाई किए जा सकते हैं। रिस्क फैक्टर आपका है, आपको देखना है, लेकिन पॉसिबल तो है। अब इसमें जितना भी नीचे लिखा है ना, वो वही है जो मैंने आपको समझाया, एक बार उसको पढ़ना है आपको थियोरेटिकली, उसमें मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप 1 to 1 पूछो, डाउट सॉल्विंग जो आपने करते हैं तो मैं उसमें आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। और डिक्शनरी कुछ वर्ड्स हो तो आप खुद से भी एक बार सर्च कर सकते हो, वो भी टाइम बचाएगा आपका, मेरे लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसके बाद दूसरा मैट्रिक्स है, दैट इज़ कॉल्ड एडीएल मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं एडीएल मैट्रिक्स इसीलिए क्योंकि इसका जो फाउंडर है उसका नाम है आर्थर डी लिटल। ठीक है, आर्थर डी लिटल, ये लिखा है ना सामने, तो दैट इज़ द पर्सन, स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने ये एडीएल मैट्रिक्स जो है वो सजेस्ट किया है, प्रिस्क्राइब किया है, और जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। ये एडीएल मैट्रिक्स जो है ना, ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे बेस्ड है। अगर आपने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, तो ये कुछ भी नया नहीं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पूरा कॉपी है, पूरा रिपीट है, या बोल सकते हैं कि वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट पूरा कोइंसाइड करते हैं। तो वैसा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। आपने देखा होगा कि भाई हर प्रोडक्ट की एक एज होती है और एक साइकिल होती है जिसमें वो चलता है, उसका ना ग्राफ बनता है, और जो ग्राफ बनता है दैट इज़ एक्चुअली अ बेल शेप्ड ग्राफ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा वो ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसा होगा। कोशिश करता हूँ थोड़ा ड्राइंग बेटर हो जाए। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक बेल शेप्ड ग्राफ होगा,
अब इसके क्या स्टेजेस हैं, कैसे ये काम करता है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो बेल शेप्ड ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ के स्टेजेस होते हैं, ठीक है। स्टेजेस किस तरीके से है, देखिए बेल शेप्ड ग्राफ जो है ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है जब वो मार्केट में नया नया आता है तो उससे पहले उस पर रिसर्च डेवलपमेंट ये सब चीज़ें होती, ठीक है। तो दैट इज़ द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब है कि जहाँ पे प्रोडक्ट अभी रिसर्च डेवलपमेंट में है, अबाउट टू एंटर द मार्केट, वो वाला स्टेज हो गया। तो यहाँ पे चलो डेवलप हो गया प्रोडक्ट, अब उसकी मार्केटिंग और उसकी एडवर्टाइजमेंट, लॉन्च, वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट जाएगा ग्रोथ स्टेज पे। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आप उसकी मार्केटिंग के पीछे खर्च कर रहे हो, धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ रहे हैं, उसकी रेंज बढ़ रही है। दैट इज़ द ग्रोथ स्टेज। ये ग्रोथ स्टेज पे चलते चलते एक पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ द सैचुरेशन पॉइंट। इन्होंने शायद नाम कुछ और दिया है, वो भी देख लेते हैं क्या नाम दे रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली सैचुरेशन पॉइंट, या इसको मेच्योरिटी बोला हुआ है, ठीक है, मेच्योरिटी स्टेज। तो आप सैचुरेशन पॉइंट बोलो या फिर उसको मेच्योरिटी स्टेज बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेच्योरिटी स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे एक पीक आ जाता है। पीक का मतलब ऐसा है कि ये मैक्सिमम या एकदम बेस्ट स्टेज पे आ चुका है कि जो प्रोडक्ट एक समय पे डेवलप होके मार्केट में नया नया एंटर हुआ था, फिर उसकी ग्रोथ देखने को मिली, आज वो अपने पीक पे है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो भी सेल है, जो कलेक्शन है, ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा। कुछ समय तक आपको ये पीक मोनोपोली नंबर 1 स्टेटस एंजॉय करने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज़ की लाइफ में एक लिमिटेशन होती है कि भाई आज जो चीज़ पॉपुलर है, फेमस है और लोगों के बीच में उसकी डिमांड है, आगे जाके प्रायोरिटीज़ लोगों की चेंज होंगी, डिमांड चेंज होगी, प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज होंगे। तो जो चीज़ नंबर 1 है वो हमेशा नंबर 1 रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। एक टाइम था, कोई भी प्रोडक्ट की हम बात करते थे तो टू व्हीलर्स में बजाज का स्कूटर नंबर 1 था, आज स्कूटर कोई नहीं खरीदता है। एक टाइम था जब कंप्यूटर्स का ज़माना था, आज लैपटॉप के, आज सब काम मोबाइल पे हो जाता है। एक टाइम पे कार मार्केट में सिर्फ मारुति ही मारुति थी। नो डाउट आज भी मारुति नंबर 1 है सेल्स में, लेकिन उसके साथ उसका मार्केट शेयर तोड़ने वाली और बहुत कंपनीज आ गई हैं। मोबाइल फ़ोन्स में भी नोकिया ही हुआ करता था, अब नोकिया को कोई पूछता ही नहीं है। तो नथिंग इज़ परमानेंट इन द मार्केट, एवरीथिंग चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट का एक सैचुरेशन या एक मेच्योरिटी स्टेज आता है और फिर वहाँ से उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम डिक्लाइन भी बोलते हैं और इसको हम एजिंग भी बोलते हैं। एजिंग का मतलब कि अब इसकी उम्र हो गई है। ये स्टेज पे आने के बाद आपको सोचना है कि क्या करना है। ये स्टेज पे आते ही आप समझ जाओ कि अब आपके पास आगे क्या चॉइसेस हैं। या तो आप इस प्रोडक्ट को स्टॉप करके नए प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, या इस प्रोडक्ट को एक पूरी तरीके से रीवैम्प करके मार्केट में लोगों के सामने एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट करो कि वापस से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, या फिर इसको बंद करके अपने रिसोर्सेज को किसी नए प्रोडक्ट की तरफ आप डाइवर्ट कर दो। तो यू हैव ऑल द ऑप्शंस विच आर पॉसिबल, और उसी की बात यहाँ पे हो रही है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। अब यही स्टेजेस इन्होंने यहाँ पे ADL मैट्रिक्स में समझाया, कुछ नया नहीं है। अब हर स्टेज पे आपकी जो स्ट्रैटेजी या जो साइकोलॉजी है वो डिफ़र करेगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आपको थोड़ा रिसर्च डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट्स हैवी करने पड़ेंगे, मार्केटिंग के पीछे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ स्टेज पे भी यही होगा, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, कंपटीशन में आपको आगे रहने के लिए कमीशन, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, अपने अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, पब्लिक एडवर्टीजमेंट्स दे दे के उसको प्रोडक्ट को पॉपुलर करना पड़ेगा। जब मेच्योरिटी स्टेज पे आओगे तब आप अपनी गुडविल का फ़ायदा लोगे, तब आपको सिर्फ अपना एक लेवल मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा हैवी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपका हर जगह अवेलेबल हो। तो जो गुडविल और जो एक बोलते हैं ना सीनियरिटी आपने हासिल की है मार्केट में, उसका आपको फ़ायदा उठाना है। और लास्ट जो आता है एजिंग। अब एजिंग का मतलब हम मार्केट से या तो एग्जिट कर जाएं या पूरे प्रोडक्ट को या उसकी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करें। तो ऐसे दोनों ऑप्शंस हमारे पास यूजुअली रहते हैं।
इसको हम यहाँ पे लाइफ साइकिल मैट्रिक्स या लाइफ साइकिल स्टेजेस बोल सकते हैं, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या बात हो रही है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ये एक अलग आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन मतलब जब आप किसी भी मार्केट में ऑपरेट करते हो तो आपकी मार्केट में पोजीशन किस तरीके की हो सकती है, उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोपोली, कि आपकी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसी सिचुएशन है कि जो प्रोडक्ट जो सर्विसेज आप सप्लाई करते हो वैसा मार्केट में और कोई नहीं है, यू नो, कोई आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा है। तो उस चीज़ को अपने बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डोमिनेंट पोजीशन। इट इज़ वेरी रेयर, वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते। स्ट्रांग की बात करें, स्ट्रांग मार्केट शेयर मतलब बाकी लोगों से या मेजॉरिटी लोगों से अच्छा मार्केट शेयर, बट यू आर नॉट द ओनली वन। ऐसी और भी हैं, मतलब कुछ नॉमिनल या हम बोल सकते हैं कि कुछ गिने चुने टफ कॉम्पिटिटर्स हैं जो आप ही की तरह मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, आप ही के जैसी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप वो टक्कर देते आ रहे हैं। तो सर्वाइव करने के लिए आपको भी उनके साथ टक्कर लेते रहना पड़ेगा। तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। फेवरेबल का मतलब ये है कि बोलते हैं ना अबव एवरेज, जैसा हम बोल सकते हैं कि फेवरेबल है मतलब कहीं ना कहीं एक एवरेज कंपनी के कंपैरिजन में आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग एज या कोई बात ऐसी है जो आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्केट प्लेयर से तो ऊपर कर देती है कि भाई आप उनसे बेटर हो जाते हो अपने आप। तो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपके पास है, चाहे वो फिर सर्विस हो, लॉजिस्टिक्स हो, आपकी रीच हो, प्राइसिंग हो, कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी यूएसपी है जहाँ बाकी लोग नहीं पहुँच पा रहे, तो उस वजह से एक एवरेज प्लेयर आपसे पीछे रह जाता है। तो दैट इज़ अ फेवरेबल पोजीशन। और टेनेबल का मतलब ये है कि आप सर्वाइव कर रहे हो, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं है, बट आपका एक अपना मार्केट है, आपकी एक अपनी कस्टमर बेस है, आपकी एक अपनी लोकेशन है जहाँ पे आप फोकस्ड हो, यू नो। तो यहाँ पे जो टाइप की एंटिटीज़ की बात हो रही है ना, वो बोलते हैं नीश मार्केट। नीश मार्केट मतलब एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द बायर्स या सर्विस रिसीवर्स जो जिनको आप केटर कर रहे हो, जिनको आप टारगेट कर रहे हो और वो आपसे सेटिस्फाइड है और आपकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो एक लिमिटेड लोकेशन की रेंज में और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी एक पर्टिकुलर रेंज में है, और वैसे करके आप उनको पूरा बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। और लास्ट में है वीक। अब वीक वाली सिचुएशन कैसी हुई कि यहाँ पे तो पोजीशन वीक है, मतलब आप मार्केट में 10 कॉम्पिटिटर्स में लास्ट लास्ट के रैंक पे आते हो जहाँ पे मेजॉरिटी लोग आपसे अच्छे हैं, और उनसे कोप अप कर पाना आपके लिए भी इतना ईजी नहीं हो रहा है, आपको टफ पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन ख़राब है, ऐसे आप समझो। तो ये 5 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अब एडीएल मैट्रिक्स की बात वापस कर रहे हैं, ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। एडीएल मैट्रिक्स में जो मैंने अभी आपको समझाया, अच्छा इसको इन्होंने लिंक किया, ठीक है, फिर तो सही है। मतलब जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन हमने ऊपर देखी अभी, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक, और लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस देखे उनको एक 2 डायमेंशनल टेबल में यहाँ पे लिंक किया गया है, और आपको समझाया गया है कि इसको किस तरीके से आपको रिलेट करना है और क्या करना है। मतलब कौन से केस में आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, कौन से केस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, कौन से केस में आपको डर, मतलब अगर आपको डर लग रहा है कि यार यहाँ तो पूरे डूब जाएंगे तो बाहर निकल जाना है, तो वो लिंक आपको यहाँ पे करके दिया है, जो इसमें से आप अगर पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। फेज्ड आउट, विड्रॉवल और एबेंडोन का मतलब है कि बाहर निकल जाना। टर्न अराउंड वर्ड यूज़ किया। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि जब एजिंग स्टेज आ जाता है तो आप ये कर सकते हो कि पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट को रीमार्केट करके, उसकी रीब्रांडिंग करके, उसमें मेजर चेंजेस करके, कुछ नए डेवलपमेंट्स, इम्प्रोवाइजेशन करके भी आप नई स्ट्रैटेजी के ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को मार्केट में वापस से उतार सकते हो, जिससे पब्लिक को लगे कि हाँ अभी भी हमें इस प्रोडक्ट में ध्यान देना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ यूज़ होंगे, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको समझ में, तो अपने उसके ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो चलेगा। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैकिन्से मैट्रिक्स। तो मैकिन्से मैट्रिक्स अगेन थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है, तो आई गेस हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए तो बेटर है। मैकिन्से मैट्रिक्स में अगले लेक्चर में लूँगा। इसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्यों अपने फिर उसके ऊपर, अभी मैं आपको पहले से अलॉट कर देता हूँ ना कि आप वो चीज़ पढ़ना चालू कर सकते हो टाइम वेस्ट किए बिना। तो आप ये पेज नंबर 109 पे देखोगे ना, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला पार्ट जो है, क्योंकि रिपीटेशन है,
अभी आपको मिलेगा कि हाँ हमने जो अभी तक इतना सारा पढ़ा उसी को लिंक कर रहे हैं। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। प्लानिंग साइकिल, इसमें भी आपको स्वॉट एनालिसिस एंड ऑल मिलेगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस साथ साथ नहीं चलते। तो ये एक पार्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो आप अपने लिए रख सकते हो कि हाँ भाई हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फिर इसके बाद ग्लूक एंड जॉश स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, ये कुछ नया पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बारे में फिर हम अगले लेक्चर में अलग से बात करके उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक में फिर वहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ है, वो मैं आपको समझा दूंगा। और ये भी पॉर्टर वाली स्ट्रैटेजीज़ भी पूरी डिटेल्ड है, तो ये भी मेरा ही काम है। बस तो इतना रखते हैं, बाकी के जो पूरे पॉइंट्स हैं एक लेक्चर और लगेगा, एक लेक्चर में अपने आराम से ये चैप्टर जो है वो पैकअप कर सकते हैं। तो जितना पार्ट अभी मैंने कवर कर लिया उतना आज के लिए काफ़ी है। आप इसको पढ़ लो, रीड कर लो, कोई क्वेरी है तो आप बता दो, तो उसके बेसिस पे अपने आगे की प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।